ओए वो कहाँ है निम्बस वाला? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा सुदीप, गुड इवनिंग। कल वाला क्वेश्चन सुदीप बेटा बताया तो था तुम्हें, जिसकी थिकनेस कम होगी वो मेंबर पहले फेल होगा, यही बात थी। अच्छा फिफ्थ बोल्ट कल वाला क्वेश्चन, अच्छा अच्छा उसका क्या, ठीक है ठीक है। चलिए कल वाले क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं 4 बोल्ट। आज का दिन क्या है, तुम सब क्वेश्चन पे लग गए। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल, ठीक है। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं फ्रॉम निम्बस नर्लिंग, ठीक है बेटा। मतलब आपकी तरफ से नहीं, निम्बस की तरफ से बोल रहे हैं बेटा। मैं निम्बस में तो आता हूँ, ठीक है। हम सब जब पढ़ा रहे हैं, हम सब कहाँ पर है, निम्बस सुनने की प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है। चलिए चलिए बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास कल के क्वेश्चन की, जो आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। कल आपके पास क्या था कि आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास गसर प्लेट थी और यहाँ पे आपके पास एंगल सेक्शन लगे हुए थे, ठीक है। आपके पास एंगल सेक्शन लगे हुए थे कुछ इस तरीके से, और इस एंगल सेक्शन का जो साइज था वो आपके पास कितना था, 75 इंटू 8, है ना। और आपके पास जो ये साइज थी गसेट प्लेट की थिकनेस, वो कितना था आपके पास, 10 mm। कितना था, 10 mm था, ठीक है। ये आपके पास 10 mm था। यहाँ पर जो आपके पास शेयर कैपेसिटी आ रही थी बेटा, यहाँ पे आपके पास जो शेयर कैपेसिटी आ रही थी वो आ रही थी 57.95। ये आपके पास सभी की आ रही थी क्या, बताइए किस किस की सही थी। शेयर स्ट्रेंथ आपकी आ रही थी 57.95 किलो न्यूटन, 57.95 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके पास बियरिंग स्ट्रेंथ का। बियरिंग स्ट्रेंथ बेटा आप सबका आपके यहाँ पर आ रहा होगा 64.88, 64.88, ठीक है। हाँ 51 वाला गलत है, 57 वाला सही है। फिर बात करते हैं आपके पास नंबर ऑफ बोल्ट की, नंबर ऑफ बोल्ट की। तो नंबर ऑफ बोल्ट के लिए आपके पास कितना लोड लग रहा है, 150 का वर्किंग लोड लग रहा है। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे वर्किंग लोड को और डिवाइड कर दोगे 57.95 से, तो जो बोल्ट निकल के आएंगे वो आपके पास आएंगे 3.88। तो अप्रोक्सीमेटली कितने बोल्ट लगाने पड़ेंगे, 4 बोल्ट लगाने पड़ेंगे। तो आंसर जो कल का है वो कितना है, 4 बोल्ट है, ठीक है। हाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा एसएस के फॉर्मूले में, मतलब यहाँ जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा 2 इंटू ए नेट इंटू 400 डिवाइड बाय 1.25 डिवाइड बाय 1/√3। ये आपके पास फॉर्मूला होगा। 4 बोल्ट आएंगे बेटा, कितने आएंगे, 4 बोल्ट। क्लियर क्या। और जो आपके पास ये होगी उसका फॉर्मूला आपके पास क्या था, 2.5 की भी वैल्यू यहाँ पर 0.49 कितना आ रहा है, यहाँ पे 0.49 ही आ रहा है।
बोल्ट कितना है 16 का, और यहाँ पे कवर प्लेट कितनी हो गई 8 और 8 16, और ये कितनी हो गई 10। ठीक है, तो देख लो कितनी लेनी है। एक तो है आपके पास कितनी 10 की, और एक है आपके पास 8 + 8 की, तो ये तो 16 आ जाएगा। तो 16 आ जाएगा, तो कितना लोगे 10 लोगे मिनिमम वैल्यू, 10 लोगे। आप सभी ने 5 लेके कर दिया, आप सभी ने 5 लेके कर दिया। मैंने क्या कही थी कि जब भी आपके पास डबल चीजें लगेगी तो आपके पास क्या करोगे, हैप्पी रिपब्लिक डे बेटा, सेम टू यू। देखो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लगा भी रखा है यहाँ पर, देखो ये मैं इसलिए तुम्हारे लिए ही लगा रखा है। ठीक है बेटा, कल आपको बताया तो था बियरिंग के अंदर जब भी आपके पास 2 चीजें लगती हैं तो कंपेयर करोगे। कल फॉर्मूला बताया नहीं था क्या तुम्हें, के बी डी इंटू टी मिनिमम। यहाँ पे टी मिनिमम लेना है, और टी मिनिमम का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, T1, T2 + T3, इन दोनों का मिनिमम लेना है आपको। कल आपको फॉर्मूला नहीं बताया था, अब तुम याद नहीं रखते, तुम भूल जाते हो, तभी कहते हैं बादाम खाया करो, तभी कहते हैं बादाम खाया करो, और वो भी 5, ऐसा नहीं पूरा पैकेट खा जाओ, ज्यादा दिमाग नहीं आएगा। ठीक है ना। चलो, तो कल हमने बात की थी टेंसाइल स्ट्रेंथ की। ठीक है, कल हमने बात की थी आपसे किसका, टेंसाइल स्ट्रेंथ का। और टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपके पास मिनिमम होता है। ठीक है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, ये मिनिमम होता है। मिनिमम बेटा किसका लिया जाता है, एक तो लिया जाता है ग्रॉस स्ट्रेंथ का, और दूसरा लिया जाता है नेट स्ट्रेंथ का। जो भी इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है सर, नंबर ऑफ बोल्ट 3 वाले के बाद यही कर रहा था ना, बस सर नोट 3 बोल्ट वाले नहीं, उसके बाद ये भी तो करवाया था ना, उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ भी तो बताया था आपको, ये वाला कल आपको यही बताया था। मतलब आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, मतलब आपने कल पूरी वीडियो नहीं देखी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद, वो आपके पास क्या है, इफिशिएंसी। वो आपके पास क्या है, इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। ओके, देखो इफिशिएंसी को आप सभी को पता होगा कि इफिशिएंसी का मतलब आपके पास क्या रहता है। तो बेटा अभी क्यों देख रहे थे, पहले देखते, पहले देखते। ठीक है, अब कल देखना, आपके पास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, सिंपल सी स्ट्रेंथ थी। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी, तो कोई बात नहीं, ये चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में मैं दोबारा डिस्कस करूंगा इन चीजों को, कोई बात नहीं इसमें। ठीक है, इस चैप्टर में वैसे काम आने वाली चीज नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में आएगी, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल में बताया भी नहीं। ठीक है, ये किसके अंदर आपके पास है, चैप्टर नंबर 2 है, टेंशन मेंबर, उसी में मुझे बताना है पूरा की पूरा। ठीक है, चलो ठीक है, इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसे आपके पास नीडल से शो करते हैं। दूसरा आपके पास क्या होता है कि ऊपर तो आपके पास होता है आउटपुट। ठीक है, ऊपर आपके पास क्या होता है, आउटपुट, और नीचे क्या रखा जाता है, इनपुट रखा जाता है। ठीक है, ऊपर आपके पास यहाँ पे आउटपुट रहता है, और नीचे आपके पास यहाँ पर इनपुट रखा जाता है। अब आपके पास बात क्या रहती है कि यहाँ पर यह आउटपुट और इनपुट का मतलब आपके पास क्या है, इनपुट का यहाँ पे मतलब होता है कि आपके पास जो मेंबर है वो कितना लोड ले सकता है। मतलब आपके पास ये जो 2 प्लेटें थी, इन 2 प्लेट को ऐसे जोड़ा तो लेफ्ट ज्वाइंट हो गया, और ऐसे जोड़ा तो आपके पास बट ज्वाइंट हो गया। तो आपके पास जब इसमें ज्वाइंट कर रहे थे उससे पहले इन मेंबर की, इस प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी थी, वो आपके पास कहलाती है इनपुट। वो क्या कहलाती है, इनपुट। मतलब मैंने होल नहीं करे हैं इस पे, या वेल्डिंग नहीं करी है, इसकी जो डायरेक्ट स्ट्रेंथ होगी ना, कि मैं मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ ले सकता हूं, मैं प्लेट कितना स्ट्रेंथ ले सकता हूं, वो क्या कहलाएगी, इनपुट कहलाएगा। आउटपुट आपके पास क्या होता है कि जब आपने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए लैप, या फिर आपने जो बट ज्वाइंट करे, उस टाइम पर आपके पास जो स्ट्रेंथ थी वो कौन कौन सी मिल सकती है, शियर मिल सकती है,
बियरिंग मिल सकती है, टेंशन स्ट्रेंथ, टेंशन में मतलब कौन सी होती है, ग्रोस और नेट स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो ये आपके पास इन चारों में से जो भी मिनिमम होगा वो आपके पास क्या होगी, आउटपुट होगा। ठीक है, कितने पेज छोड़ने हैं हल्के भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो आपके पास ये इफिशिएंसी आपके पास क्या रहती है, इसकी बात कर लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of minimum load transfer, minimum load transfer through the connection, load transfer through the connection to the maximum load carrying capacity, maximum load carrying capacity of member, और बेटा यहाँ पे जो मेंबर होते हैं उन्हें हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उन्हें हम यहाँ पे कहते हैं प्लेट। क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ऊपर तो आपके पास क्या होगा आउटपुट में कि मिनिमम लोड कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, और दूसरा कि जब मैंने उसके ऊपर होल नहीं किए थे तो वो कितनी लोड ले सकता था, तो वो इनपुट में क्या आएगा, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, कि ये आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा जाता है कि मिनिमम ऑफ 2, 3, 4, इसको बाद में लिखना। ठीक है, पहले 1 पे लिखना, पहले 1 पे लिखो। क्या लिखोगे, मैक्सिमम, क्या लिखोगे, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर। ठीक है, मेंबर या फिर प्लेट बोले तो बेटा वो आपके पास कौन सी होती है, वो आपके पास होती है ग्रोस स्ट्रेंथ। वो आपके पास कौन सी होती है, वो होती है आपके पास ग्रोस स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि ग्रोस स्ट्रेंथ में मैंने आपको कल क्या बताया था कि वो स्ट्रेंथ होती है जब मेंबर के ऊपर में कोई भी होल नहीं करता। तो मतलब ये एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी मेंबर की जब मैंने इस पे कोई भी होल नहीं कर रखे, तो वो सबसे ज्यादा लोड होगी। तो जो आपके पास मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बेटा एक्चुअल में कौन सी होती है, ग्रोस स्ट्रेंथ होती है। और ग्रोस स्ट्रेंथ का मैंने कल आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि इसके अंदर एरिया कौन सा लेंगे, ग्रोस लेंगे, और ग्रोस होगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एफ वाई से, और जहां एफ आ गया वहां डिवाइड किससे करते हैं, 1.1 से। कल बताया था क्या मैंने आपको, ये बताओ, कल मैंने आपको लोगों को बताया था कि ये चलिए दूसरी बात करते हैं। सेकंड नंबर पे टोटल shear strength of a joint, कि जॉइंट की टोटल shear strength क्या होगी। बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था टोटल का, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था shear strength निकालने का, याद आ रहा है, नंबर ऑफ shear plane इंटू ए नेट इंटू एफ यू पी डिवाइड बाय 1.25, और शेयर में है तो 1/√3। और मैंने क्या कहा था कि जो फॉर्मूला होता है वो कितने बोल्ट के लिए है, 1 बोल्ट का है। तो मुझे यहाँ पे अगर टोटल शेयर कैपेसिटी निकालनी है तो बेटा जितने नंबर ऑफ बोल्ट होंगे उसको मैं अगर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे पास टोटल शेयर स्ट्रेंथ निकल जाएगी। क्या मैं एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा टोटल नंबर ऑफ बोल्ट से तो क्या मेरे पास टोटल शेयर स्ट्रेंथ निकल जाएगा क्या। तो ये आपके पास हो गई टोटल आपके पास, ठीक है, टोटल शेयर स्ट्रेंथ। ऐसे ही मैं तीसरे नंबर पे क्या निकालता हूं, टोटल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए जॉइंट। तो मतलब मैंने आपको क्या कहा था कि जो मैंने बियरिंग का फॉर्मूला बता रहा हूं वो मैं किसके लिए बता रहा हूं,
1 बोल्ट के लिए, तो क्या आप नंबर ऑफ बोल्ट से मल्टीप्लाई करोगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट को, तो क्या मुझे टोटल बियरिंग स्ट्रेंथ मिल जाएगी? क्या मुझे टोटल बियरिंग स्ट्रेंथ मिल जाएगी क्या? हाँ, तो ये बातें बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं फोर्थ की, अब बात करते हैं आपके पास फोर्थ की। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं टीयरिंग स्ट्रेंथ, तो आपको समझ रहे हैं ना कि मैं किस स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं? टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कवर प्लेट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कवर प्लेट। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ का बेटा मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? ए नेट। तो नेट के अंदर मैंने क्या कहा था कि होल माइनस करने हैं, नेट के अंदर ग्रोस का होल माइनस करना है, तो आपके पास बी माइनस N1 डी नोट इंटू टी, ये आ रहा है यहां पर, नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, ये जो टीयरिंग स्ट्रेंथ होती है ये आपके पास एक्चुअल में कौन सी स्ट्रेंथ होती है? नेट स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ग्रोस तो कौन सी स्ट्रेंथ हो गई? मैक्सिमम। तो ये आपके पास होती है बी माइनस N1 डी नोट इंटू टी। और जब आपके पास जो नेट एरिया लेते हैं, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू बेटा किसकी है? ए नेट की है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आता है FUP, जहां FUP आगे डिवाइड करोगे 1.25 से, और मार्जिन के लिए कितना लोगे? 0.9 लोगे। ठीक है सर, कल ये याद आया कि नेट स्ट्रेंथ में 0.9 क्या था? बेटा 0.9 जो आपके पास होता है, ये मार्जिन आपके पास रखा जाता है कि कहीं पर नेट स्ट्रेंथ की वैल्यू ग्रोथ से कहीं ज्यादा ना आ जाए, तो एक मार्जिन से मल्टीप्लाई किया जाता है ड्यू टू सर्विसिबिलिटी, ड्यू टू सर्विसिबिलिटी, इस कारण से उसको यूज करते हैं। ए नेट के डिवाइड में क्या है? ए नेट के डिवाइड में नहीं है बेटा, ये मैं बता रहा हूं आपको कि जो ए नेट का वैल्यू है वो आपके पास क्या है? ये होती है एन नेट की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास ये N1 है ना, ये N1 आपके पास क्या है? नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन, एट क्रिटिकल सेक्शन। बेटा बताओ कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा? क्रिटिकल सेक्शन, बताओ कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा? कौन सा होगा? इनर मोस्ट। तो ये आपके पास क्या होगा? नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन, जो कि बेटा कौन से होते हैं? इनर मोस्ट पार्ट होता है, इनर मोस्ट सेक्शन होता है आपके पास। क्या होता है? इनर मोस्ट सेक्शन। ठीक है, पांचवे पे बात करते हैं आपके पास टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट। तो आपके पास क्या लिखोगे यहां पर? सेम वही फॉर्मूला ए नेट का जो आपके पास क्या था? बी माइनस N2 डी नोट इंटू टी इंटू FUP, और FUP जहां पर आ गया 1.25, और मार्जिन के लिए 0.9। और बेटा आपके पास जो ये N2 है ना, ये नंबर ऑफ बोल्ट किसके लिए होंगे? मेन के लिए, मतलब नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन, और बेटा क्रिटिकल सेक्शन मेन प्लेट के लिए कौन से हैं? टीयरिंग स्ट्रेंथ। बेटा जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है ना, वो ही आपके पास कौन सी है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही क्या बोलते हैं? टीयरिंग बोलते हैं। कौन सा होता है? आउटरमोस्ट सेक्शन। बेटा होता क्या है? देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ग्रोस और नेट का मिनिमम है, ग्रोस और नेट का क्या है? मिनिमम है। पर जो ग्रोस स्ट्रेंथ है मैं पहले ही कहां पे यूज कर चुका हूं? फर्स्ट वाले पोर्शन पे। तो जो आपके पास अब बचा है यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, वो ओनली कौन सा बचा है? नेट के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही इसको क्या कह दिया कि भाई ये तो मैक्सिमम मिलेगा। और क्यों मैक्सिमम मिलेगा? क्योंकि यहां पर आप कोई भी होल प्रोवाइड नहीं करते।
कोई भी होल प्रोवाइड ना करने के कारण से ये बोल तो आपके पास ग्रोस स्ट्रेंथ डायरेक्टली क्या हो गई, मैक्सिमम, और मिनिमम वाली डायरेक्टली आपको क्या दे देगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। समझे क्या, कि जब मैं वहां पर लिख रहा हूं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कवर प्लेट, तो मैं डायरेक्ट नेट से क्यों निकाल रहा हूं। समझ पाए क्या बात को, कि जब मैंने आपसे कह दिया कि मैं कहीं होल नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां से मिलेगी, ग्रोस से। तो ग्रोस ले लिया मैंने पहले पैर, तो अब मिनिमम कौन सी स्ट्रेंथ आएगी, नॉर्मली बात है जब होल करोगे तो नेट वाली मिलेगी। तो इसलिए मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की जगह पे क्या लिख रहा हूं, टेंशन, मैंने की जो नेट स्ट्रेंथ है उसी जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। समझे क्या बात को ऋषिकेश बेटा, समझे क्या बात को, कि यहां पे चीजें क्यों आ रही है। अब एक बार पूरा सुनो, ये तब पता चलेगा कि मैं यहां बताना क्या चाह रहा हूं। पहली बात तो ये बात अभी तक ये चीज पूरी हुई नहीं है, तो आप डरिए मत पहले तो, ठीक है ना। समझ गए क्या मैं क्या कह रहा हूं, अब ये चीज पूरी नहीं हुई है तो उससे पहले प्लीज डरो मत, ठीक है ना। हाँ, FUP के साथ में डिवाइड करते हैं ना 1.25 से, ठीक है। तो पहले पूरा होने दिया करो। कहां हुआ बेटा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, कम से कम 4-5 दिन और चलेगा अभी तो। ये सबसे लेंथी चैप्टर है, सबसे लेंथी, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी होता नहीं है, उससे पहले तुम डरने लग जाते हो कि सर इसमें हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है सर। होने तो दिया करो भाई पहले। तो मैं कौन सा मना कर रहा हूं, मैं कौन 5 स्टार के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा। अरे भाई पहले बताने तो दो, तभी तो तुम बता पाओगे। अभी बताने कहां दे रहे हो तुम। अरे भाई मैंने बताया था 5 स्टार, मैं मना कर रहा हूं 5 स्टार। मैं कह रहा हूं कि 5 स्टार है तो उसके अकॉर्डिंग बता तो रहे हैं, पहले कंप्लीट तो होने दो चैप्टर को। ये चैप्टर 5 स्टार ही है, चैप्टर खत्म तो होने दो, बनेगी पहले स्टार्ट तो करने दो चीजें। तुम्हें आता नहीं है, उससे पहले तुम कहते हो सर। अरे एक बार पूरा तो होने दो बेटा, तभी तो प्रीवियस स्लाइड करेंगे। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, मिनिमम लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम लोड। जो मैक्सिमम लोड है वो कहां से मिलता है, ग्रोस स्ट्रेंथ से। कहां से मिलता है, ग्रोस से। तो नेट वाला डायरेक्ट कम हो गया, नेट वाला डायरेक्ट कम हो गया। मैं टोटल शियर स्ट्रेंथ निकालूंगा तो शियर को नंबर ऑफ बोल्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितने भी बोल्ट लग रहे होंगे तो आपके पास पता चल जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं बियरिंग की बात करता हूं टोटल की, तो एक बियरिंग के लिए निकालूंगा, मतलब एक बोल्ट के लिए बियरिंग स्ट्रेंथ निकालूंगा और टोटल नंबर ऑफ बोल्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मुझे टोटल मिल जाएगा। हाँ, फिर बात करते हैं आपके पास टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कवर प्लेट। मैंने वहां नेट नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा नेट वाला ही तो यहाँ पे आपके पास कौन सा स्ट्रेंथ हो जाएगा, टीयरिंग हो जाएगा। और टीयरिंग बोले या आपके पास रप्चर स्ट्रेंथ बोले या आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ बोले, ये तीनों चीजें एक ही होती है, ये मैंने कल ही बता दिया था। तो मैं टीयरिंग बोलूं, रप्चर बोलूं या टेंशन बोलूं, तो इसमें कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए तुम्हें। जब बताया था कि तीनों एक ही चीज है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, मैं टेंशन लिखूं, टीयरिंग लिखूं या रप्चर, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, क्योंकि टीयरिंग सर कुछ अलग तो नहीं है, सेम ही तो है बेटा। जब कवर प्लेट के लिए निकालेंगे तो नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ पे कौन से रखने हैं, नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ पे कौन से रखने हैं, जितने बोल्ट आपके पास कहां पे लग रहे होंगे, इनर मोस्ट सेक्शन पे लग रहे होंगे। जब आप तुम कवर प्लेट के मेन प्लेट के लिए निकालोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ पे कितने रखने हैं, जितने तुम्हारे आउटर मोस्ट सेक्शन पे होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मान लो तुम्हारे अरेंजमेंट कुछ ऐसे है, मान लो तुम्हारा अरेंजमेंट कुछ ऐसे है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट कुछ इस तरीके से है। तो ये आपके पास कौन से सेक्शन हो गए, ये सेक्शन कौन से हैं आपके पास, आउटर मोस्ट है क्या, ये सेक्शन क्या आपके पास आउटर मोस्ट है क्या। तो बेटा आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट आउटर मेन प्लेट के लिए कितने रखोगे, 1 रखोगे, क्योंकि आउटर मोस्ट प्लेन पे कितने बोल्ट आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। अभी पहले पूरी बात सुन लेना, पहले पूरी बात सुन लेना, ठीक है ना। दूसरी बात, आप अंदर वाले प्लेन की बात करें तो यहाँ पे कितने बोल्ट आ रहे हैं, 3 बोल्ट आ रहे हैं। तो बेटा आपके पास यहाँ पर जो बोल्ट होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो अब आपके पास होता क्या है कि ये क्वेश्चन कन्वेंशन में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछते ही नहीं।
अब सुन लिए बात। तुम्हें जो डर लग रहा था वो क्यों लग रहा था? तुम्हें लग रहा था कि ये नेट की जगह नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सेकंड चैप्टर में आने वाला है। एंड दूसरी बात, ये जो तरीका था जो मैंने अभी बताया है आपको, वो किसका है? कन्वेंशनल है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता। तो जो आपके पास एफिशिएंसी होती है कन्वेंशन का ही बता रहा हूं अभी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव का कुछ निकालना है मुझे, वहां से मुझे ऑब्जेक्टिव का कुछ निकालना है। तो जब कुछ समझाता हूं ना तो डरा मत करो, चीजें देखा करो कि मैं क्या बाद में क्या बताने वाला हूं। मैं पहले ही बता दूंगा कि आएगा नहीं तो तुम ध्यान नहीं दोगे, समझे क्या? हाँ तो बोल दो। मिनिमम लेना है, मिनिमम लेना है किसका? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। इन चारों में से जो भी मिनिमम होगा वो रखोगे ऊपर और नीचे रखेंगे 1, समझे क्या? तो 1 यहां पे क्या है? 1 यहां पे ग्रोस स्ट्रेंथ है। 1 यहां पे क्या है? ग्रोस। ये कौन सी है? शियर। ये कौन सी है? बियरिंग। ये कौन सी है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कवर। और ये कौन सी है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेन। तो इन चारों में से जो मिनिमम होगा वो ऊपर, और जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो कहां रखोगे? यहां पर। अब बात क्या होती है, आपके ये क्वेश्चन कन्वेंशन है तो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है वो देख लो। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आता है? कहता है कि टोटल जो शियर स्ट्रेंथ है, टोटल शियर स्ट्रेंथ है वो आपके पास है 300। जो आपके पास टोटल बियरिंग स्ट्रेंथ है वो आपके पास कितना है? 400। जो आपके पास टीयरिंग स्ट्रेंथ है वो आपके पास कवर प्लेट की, तो वो आपके पास होती है कितनी? 450। और जो आपके पास टीयरिंग स्ट्रेंथ है वो किसकी? मेन प्लेट की, वो आपके पास है 500। और कहता है कि जो ग्रोस स्ट्रेंथ है वो आपके पास कितनी दे रखी है? 600। तो बताओ कि जॉइंट की एफिशिएंसी कितनी होगी? यही क्वेश्चन ईएस में आता है, यही क्वेश्चन आपके पास ए में पूछता है, यही क्वेश्चन जेई में पूछता है। तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको क्या कहा था? जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन देगा? ग्रोस देगा। तो बेटा उसको कहां पे रखोगे? नीचे रखोगे। और इन चारों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? इन चारों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 300 है। तो 300 और एफिशिएंसी निकालने के लिए 100। तो बेटा वैल्यू कितना आ गया? 50% आ गया। ये क्वेश्चन आपके इतनी जगह पे आ रखा है। तो संदेह बेटा तुम पहले ही डर रहे थे कि नोट्स प्रॉपर नहीं बन पा रहे। बेटा बनेंगे कैसे जब तुम चीज बताने से पहले ही क्या होगे और डरने लग जाओगे चीज से, तो पहले समझ में कैसे आएगी? समझ पा रहे हो ना? तो चीज पहले सुनो, नहीं समझ में आए दोबारा पूछो, नहीं समझ में आए फिर दोबारा पूछो, और फिर भी नहीं आ रहा ना तो समझ जाओ कि तुम बादाम नहीं खा रहे। ठीक है ना? अरे कोई था ऊपर, कोई था ऊपर। यूनिट क्या होगी बेटा? ये सारी वैल्यू आपके पास लोड में होती है, ये सारी वैल्यू आपके पास लोड में होती है। लोड मतलब ये वैल्यू किस में होगी? किलो न्यूटन। ये भी किलो न्यूटन, ये वैल्यू भी किलो न्यूटन, ये वैल्यू भी किलो न्यूटन, और ये वैल्यू भी किलो न्यूटन। अब क्लास तुम प्रॉपर ले रहे होते तो तुम्हें पता होता कि ये जितनी भी स्ट्रेंथ होती है ये सारी फोर्स में होती है। और ये मैं स्टार्टिंग से बताते हुए चल रहा हूं कि आरसीसी में वैल्यू स्ट्रेस में होती है, और हमारे स्टील के अंदर वैल्यू सारी जगह पे वैल्यू किसकी होती है? फोर्स की होती है। तो तुम यूनिट पूछनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, ऊपर मिनिमम होता है और नीचे मैक्सिमम होगा। क्लियर है कि यहां पर? और मेरे 99 आए थे। क्लियर है कि यहां पर? क्लियर है कि यहां तक बताऊं? चलो अब दूसरी बात सुन लो। अब दूसरी बात सुन लो। नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट। अब आपके पास क्या होता है? मान लीजिए कि शियर स्ट्रेंथ कितना ले रहा है? 300। बेयरिंग कितना ले रहा है? 400। ये तो भाई मेरा जो बोल्ट होगा वो मैक्सिमम कितनी लोड ले सकता है? कितनी ले सकता है?
300, क्योंकि इससे ज्यादा पे मैंने प्रोवाइड करा तो वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर मैं इस बोल्ट को अगर डिजाइन करूंगा ना, इस ज्वाइंट को, तो वो कितने के लिए करूंगा? 300 के लिए करूंगा। समझ रहे हो? मैं इस ज्वाइंट के ऊपर मैक्सिमम कितना लोड लगा सकता हूं? 300। उससे ऊपर लगा दिया ना तो कहीं ना कहीं पे फेलियर होगा। अब मुझे नहीं पता फेलियर कहां पर होगा, बट कहीं ना कहीं फेलियर होगा, या कवर प्लेट में होगा, या मेन प्लेट में, या बियरिंग में। बट 300 से ज्यादा लगाते कहीं ना कहीं फेलियर देखने को मिलेगा। क्लियर? अब हुआ क्या भाई, मैक्सिमम मैंने डिजाइन कर दिया 300 के लिए। मैंने कितने लोड के लिए डिजाइन करा? 300 के लिए। अब देखना दूसरी कहानी। इन केस ऑफ लोडिंग गिवन, then it's consider in minimum value। क्या कह रहा है कि भाई अगर लोडिंग भी कहीं गिवन है ना तो तुम मिनिमम में कंसिडर करोगे। क्लियर बात? अगर लोडिंग गिवन है तो मिनिमम में कंसिडर करना है, और अगर नहीं दे रखा तो जो पहले वाला फॉर्मूला था ना वो चल जाएगा। मतलब आप क्या होगा, मान लो कि तुम्हारे पास डिजाइन कर दिया 300 के लिए, और लोड तुमने लोड उस ज्वाइंट पे लगाया है 100, तो क्या कभी वो 300 कभी यूज कर पाएगा क्या? भाई तुमने 300 पे डिजाइन करा, तुमने लोड कितना लगा रहे हो उस पे? 100 पर, तो क्या कभी आपका ज्वाइंट 300 को अचीव कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। तो मतलब तुमने डिजाइन कितने के लिए कर सकते थे? 300 के लिए, और तुमने सिर्फ लोड कितना लगाया? 100। तो अब इस केस में क्या होगा, जो तुम्हारी इफिशिएंसी होगी ना वो होगी 100 डिवाइड बाय 600 इंटू 100। समझे क्या? अगर लोडिंग गिवन है तो उसको मिनिमम में कंसिडर करना है, अगर मिनिमम होगी तो। if less than 2 3 4 5। क्लियर? इसको कंसिडर करना है कब? जब ये 2 3 4 5 से कम होगी। अगर कम नहीं है तो कंसिडर नहीं करोगे। क्लियर क्या? हाँ बिल्कुल सही। लोड और डिजाइन लोड में जो मिनिमम होगा ना उसको हम लेंगे। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? सवरिया, क्या नाम है? सवाई ब्रिजवाल। मैं क्या कह रहा हूं तुमसे कि अगर आपके पास ये जो लोड गिवन है ना, ये जो लोड गिवन है वो आपके पास डिजाइन लोड से कम है ना, भाई आपके पास डिजाइन कितने का था? 300 के लिए किया, लोड आपने उससे कम लगाया है, तो इसको कंसिडर करोगे, अदरवाइज कंसिडर नहीं करोगे। क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर लोडिंग गिवन है और वो कम है किससे? 2 3 4 5 से, तो तुम कंसिडर करना, अदरवाइज कंसिडर मत करना। ठीक है? एग्जाम्पल मान लो कि लोडिंग कितना है? 100 किलो न्यूटन। तो आपके पास एफिशिएंसी कुछ इस तरीके से निकलेगी। ठीक है? और मान लो दूसरे केस में आपके पास जो लोडिंग है वो अगर 500 किलो न्यूटन होती, तो बताओ मुझे एफिशिएंसी कितनी होती? मुझे बताओ कि अगर लोडिंग 500 किलो न्यूटन है तो एफिशिएंसी कितनी होती? 50। शाबाश। क्लियर क्या? क्योंकि भाई ये वैल्यू अगर कम है ना, लोडिंग का वैल्यू कम है किससे? 2 3 4 5 से, तो ही कंसिडर करना है, अदरवाइज कंसिडर नहीं करना। पर ये कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, बट ये कन्वेंशन में आया था इसलिए बता रहा हूं। ये कभी भी ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा पता, पर मैं बता क्यों रहा हूं कि तुम्हारे कन्वेंशन में कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। और मान लो कि जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया यहीं कहीं पर, और गलती से लोडिंग दे दे, अब तक तो कभी दिया नहीं, और मान लो गलती से लोडिंग दे दे और वो लोडिंग की वैल्यू इन चारों से कम हुई, तो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी बेटा। क्लियर क्या? हाँ तो बोल दो। हाँ ईएसी का प्रॉब्लम है ये, पर
कह नहीं सकते, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बता दिया मैंने आपको पहले ही। ठीक है। और पता है आपके एई के अंदर कैसे पूछता है, आपके ए और जेई में पेपर कैसे पूछता है। अब ऑब्जेक्टिव पर्पज से बताता हूं, ये मैंने कन्वेंशन में से निकाल के लेकर आता है, ये वाला पार्ट कन्वेंशन के अंदर से ये वाला पार्ट पूछ लेता है। कौन से वाला, ये वाला, ये मेनली जगह पे आपके पास पूछ रखा है, कन्वेंशन का क्वेश्चन है, बट ये डायरेक्ट वैल्यू देकर पूछ रखा है। अब देखो आपसे कैसे पूछता है। नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड, इफिशिएंसी इक्वल टू P माइनस डी अपॉन में P। ये है आपके पास ऑब्जेक्टिव पर्पस से, फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस आपका सिर्फ ये आता है एग्जाम में, फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस इफिशिएंसी ऑफ फॉर्मूला P माइनस डी अपॉन में P, सिर्फ इतना सा पूछता है मात्र। और तुम्हें मैंने बताई थी कि भाई P का वैल्यू मिनिमम कितना होगा, बताओ P का वैल्यू मिनिमम कितना होगा। टू 2.5 डी नोट नहीं था, डी था, 2.5 डी माइनस डी डिवाइड बाय अगेन P है यहां पर, तो 2.5 डी, तो 2.5 डी और 1.5 डी कितना हो गया, 1.5 डी, और नीचे 2.5 डी, तो डी से डी कट गया और ये कट जाएगा कितना, 0.6 पर। से निकालने के लिए किन से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100। तो इफिशिएंसी ऑफ बोल्ट बेटा कितनी होती है, 60%। याद रखना, ये आपके पास इफिशिएंसी कितनी हो गई, 60%। तो याद रखना हमेशा जो बोल्ट की इफिशिएंसी होती है वो 60% होती है, याद रखना। इफिशिएंसी ऑफ बोल्ट, इफिशिएंसी ऑफ बोल्ट कितनी होती है, 60%। और ये मैक्सिमम वैल्यू है कि अगर आपके पास किसी बोल्ट को डिजाइन करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 60% होगी। वो अपने डिजाइन लोड का ओनली 60% लोड ही ट्रांसफर कर पाता था। आपका देख लो ये आता है, और मैंने आपको क्या बताया था पहले, अगर आप एफिशिएंसी के 10 क्वेश्चन करते हैं ना तो 9 क्वेश्चन मात्र सिर्फ उस फॉर्मूले पे होंगे, P माइनस डी अपॉन में P पर। ओनली एक फॉर्मूला होगा किसके ऊपर, उसके ऊपर। ले लो, फॉर स्क्रीनशॉट ले लो। यार लिख लिया करो भाई, लिख लिया करो साथ में, जब सभी लोग लिख रहे हैं तुम स्क्रीनशॉट अलग से ले रहे हो, लिख लिया करो बेटा, सही रहता है लिखना, पता है प्रैक्टिस हो जाती है। और तुम स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट के स्क्रीनशॉट ही रह जाएंगे। रवि बेटा प्रॉपर लिखने चाहिए, पता है। पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड, कोई बताना चाहेगा कि इफिशिएंसी मैक्सिमम क्यों नहीं आती बोल्टेड में? कोई बताना चाहेगा कि बोल्टेड के अंदर इफिशिएंसी 60% से ज्यादा क्यों नहीं आती?
बताइए, मैंने वहां पे लिखवाया था कि वो मैक्सिमम है होल की वजह से, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। लॉस हो जाते हैं, गलत है। उस प्लेट के अंदर तुम बोल्ट लगाने के लिए होल कर देते हो, इस कारण से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। क्यों कम होती है? क्योंकि तुमने होल कर दिया। एक तो मेंबर पूरा लोड लेता और एक तुमने कहीं पे क्या कर दिए, बीच में से होल कर दिए, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना, होल की वजह से जो आपके पास स्ट्रेंथ है वो वहां पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेल्डेड कनेक्शन, पार्ट सेकंड, हमारा पार्ट पहला खत्म होता है बोल्टेड वाला, अब पार्ट सेकंड चल रहा है वेल्डेड वाला। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि जैसे कि हमने बात कर लिया था कि जो वेल्डेड वाला कनेक्शन है वो किसका पार्ट है, it is a part of static connection। याद है हमने बताया था स्टार्टिंग चैप्टर में, यही बताया था कि ये जो आपके पास वेल्डेड कनेक्शन है वो किसके अंदर किए जाते हैं, स्टैटिक कनेक्शन में। हाँ, तो रिवेट में भी बेटा कम होगी। मैंने कब कहा कि रिवेट बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, इसलिए वो रिवेट पहले से आपके पास ज्यादा स्ट्रेंथ वाले यूज किए जाते हैं ज्यादा लोडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, और वेल्डिंग में कहीं होल करते हैं क्या, बताओ? वेल्डिंग में कहीं पर होल करते हैं क्या? नहीं करते। तो इसी कारण से एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी ऑफ वेल्डेड बेटा कितनी होगी, बताओ? यहां पे कोई होल नहीं करते तो एफिशिएंसी यहां पे कितनी होगी, इज 100%, इज 100%। क्यों? क्योंकि कोई होल ही नहीं किया, जितना स्ट्रेंथ था हम प्लेट का पूरा की पूरा अचीव करते हैं। तो क्या कहेंगे यहां पर, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेंबर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। क्लियर? वहां पे होल करते हैं, इस कारण से एफिशिएंसी कम होती है। यहां कोई होल नहीं करते, इस कारण से एफिशिएंसी कितनी होती है, 100%। ये वाली लाइन याद रखना, ये वाली लाइन याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एफिशिएंसी ऑफ वेल्डेड कितना होता है, 100%। एफिशिएंसी ऑफ बोल्ट कितना होता है, 60%। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे। दूसरी बात, आपने कभी वेल्डिंग किया है? आप सभी ने वेल्डिंग किया है? एक और लेबर वाला वर्क रहता है जहां पे आप वर्कशॉप में जाते हैं, वेल्डिंग करते हैं, देखा होगा ना आप सभी ने। तो आपने जब वेल्डिंग किया था, आपने एक चीज नोटिस की थी कि जब आप वेल्ड कर रहे थे तो मतलब आपने क्या हुआ था कि आपके पास ये मेंबर है, ये आपके पास मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है। आपने यहाँ पे क्या करा, इलेक्ट्रोड रखा, ठीक है, और इलेक्ट्रोड से यहाँ पे स्पार्किंग करी, और यहाँ पर ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड था वो मेल्ट होके वो बेटा यहाँ कहीं पर इस तरीके से शेप बना लेता है। याद आ रहा है कुछ? बट सर वेल्डिंग करने से स्ट्रेंथ रिड्यूस होता है। कब हुआ स्ट्रेंथ रिड्यूस? है ना, ऐसा ही होता है ना कुछ। हाँ, तो आपके पास होता क्या है कि जो वेल्डिंग करते हैं तो जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से बन जाती है, मतलब कि अनइवन सी रहती है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टील ब्रश रहता है, उस ब्रश से क्या करते हैं, उसको यहां से मारते हैं, इस तरीके से ऊपर वाले सरफेस पे करते हैं, और सरफेस को इस तरीके से प्लेन कर दिया जाता है। उस तरीके से क्या कर दिया जाता है, प्लेन कर दिया जाता है। और ये आप जो वेल्डिंग करके बिल्कुल कैसा बनाएंगे, बिल्कुल प्लेन बना लेंगे, बिल्कुल प्लेन, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल प्लेन बना लेंगे टॉप सरफेस को। और बेटा इससे आपके पास बोला जाता है क्रेटर। क्या बोला जाता है, क्रेटर। और जिससे वेल्डिंग करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और जो आपके पास ये होता है ना, ये जो ऊपर वाले सरफेस पर है, इसे कहते हैं स्लैग। जो ऊपर जो सरफेस पर जो अनइवन सा बताया था ना पहले, वो थोड़ी इम्प्योरिटी होती है। और वो क्यों होती है कि जब आपके पास गर्म रहता है और जैसे ठंडा होने लगता है ना, तो कुछ जो आपके पास एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो बेटा इस सरफेस पे आके लग जाते हैं अनइवन से, तो वो हमारे लिए खराब होते हैं, तो उसको वहां से हटा देते हैं।
उसको वहां से हटा देते हैं, क्योंकि वो क्या है, खराब है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमारे इस वेल्डिंग के एरिया को बढ़ा रहे हैं। और आपको पता होगा कि वेल्डिंग का एरिया जितना ज्यादा होगा, भाई ये बताओ, एरिया इसका ज्यादा है या एरिया इसका ज्यादा है? मतलब कि प्लेन एरिया ज्यादा होता है या अनइवन एरिया ज्यादा होता है? एरिया किसका ज्यादा होता है? अनइवन वाले का, है ना। तो अनइवन ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ज्यादा आएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ज्यादा आएगा। और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में अगर आयरन ज्यादा आएगा तो वेल्डिंग जो कोरोजन होने के चांसेस है वो ज्यादा होंगे। इसी कारण से मतलब कि कोरोजन से बचने के लिए हम इस सरफेस को प्लेन बना देते हैं। मतलब जो इसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज है ना, जिसे हम स्लैग बोलते हैं, वो स्लैग को हटा दिया जाता है। किस कारण से? कोरोजन से बचने के कारण से। ठीक है, कोरोजन से बचने के कारण से हम ये इम्प्योरिटीज को वहां से हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। slag is removed from the welded portion due to avoidance of corrosion। कोरोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्लैग को हटा देते हैं। ठीक है, स्लैग को हटा देते हैं किससे बचने के लिए? स्लैग बोलते हैं क्या? हाँ बेटा, स्लैग बोलते हैं। वो जो इम्प्योरिटी जो चिपक जाती है ना ऊपर सरफेस पर, उसको स्लैग बोलते हैं। ठीक है, टू अवॉइडेंस ऑफ कोरोजन। ठीक है, और अवॉइडेंस ऑफ, अभी थोड़ा लगेगा, फ्यूचर में लगेगा, अवॉइडेंस ऑफ फ्यूचर कोरोजन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। कर लिया बेटा, नोट कर लिए यहां तक? ये करिए, डायग्राम बना लेना। यहां पर एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, और यहां पे आपके पास बना लेना किसको? स्लैग को। ये आपके पास क्या है यहां पर? ये आपके पास इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। और ये जो पोर्शन बनता है यहां पर, उसे क्या बोलते हैं? क्रेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं इसे। ये व्यू कहां से है? ये व्यू बेटा कहां से है? वेल्डिंग का ये व्यू कहां से है? साइड से। ठीक है, कहां से है आपके पास? सेक्शनल व्यू। ठीक है, सेक्शनल व्यू। अगर तुम टॉप से देखोगे तो तुम्हें कैसे नजर आएगा कि एक बड़ी प्लेट यहां पर है और एक छोटी प्लेट यहां पर है, और इसके यहां पर वेल्डिंग कर रखा है। ये व्यू कैसा है? ये बेटा ये प्लान है। ये व्यू कैसा है? प्लान। ठीक है, अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको कैसे नजर आएगा कि एक बड़ी प्लेट के ऊपर, एक छोटी प्लेट के ऊपर यहां पे हमने क्या कर रखा है? वेल्डिंग कर रखा है। ठीक है, नहीं अगर बेटा तुमने अगर पहले बना लिया था तो अब मत बनाइए। अगर पहले बना लिया था तो मत बनाइए, उनके लिए जिन्होंने नहीं बना पाए थे। ठीक है,
बना लिया कि बेटा यहां तक? हाँ हाँ, वो जो डंडी होती है जिसे आप पकड़ के करते हैं उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। टेस्ट ऑन वेल्डेड कनेक्शन। कुछ टेस्ट होते हैं जो वेल्डिंग कनेक्शन को चेक करने के लिए कि भाई उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, तो उनको फाइंड करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो वो टेस्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला आपके पास जो टेस्ट है उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ये टेस्ट बेटा आप एक जगह पे और पढ़ेंगे आरसीसी, और दूसरी जगह पे आप पढ़ोगे कहां पर? आपके बीएमसी के अंदर, ठीक है, बीएमसी के अंदर, ठीक है, 2 जगह पढ़ेंगे आप। हाँ बिल्कुल वैसे ही होता है। होता क्या है कि मान लीजिए कि ये आपके पास कोई स्टील स्ट्रक्चर है, और इस तरीके से ये जॉइंट्स को कनेक्ट करके बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपने वेल्डिंग कर रखी है, यहाँ वेल्डिंग कर रखी है, यहाँ वेल्डिंग, यहाँ वेल्डिंग, यहाँ पे वेल्डिंग, यहाँ पर और यहाँ पर। और क्या किया जाता है कि इस जगह से क्या लगा देते हैं? एक ट्रांसमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक ट्रांसमीटर लगा देते हैं। और ट्रांसमीटर क्या करता है? जो पल्स होती है ना, जो आपके पास वेव होती है, उन वेव को भेजते हैं। बेटा देखेंगे टाइम पे डिपेंड करता है कि हम अवेलेबल रह पाते हैं नहीं रह पाते। वैसे मैं बता रहा हूं कल से क्रैश कोर्स चल रहा है बीएमसी का, कल 27 है, परसों से क्रैश कोर्स चलेगा बीएमसी का। तो आप सभी बने रहिएगा, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर चलेगा आपके पास 3 से 5, तो परसों मिलेंगे आपसे, ठीक है ना, 3 से 5। और शॉर्ट नोट्स बना जाएंगे आपके पास, मान लीजिए मात्र 22 पेज के, 22 या 24 पेज के बनेंगे, ठीक है। मतलब आगे पीछे मतलब आपके पास ऐसे होता है ना, किस तरीके से, ये आपके पास 2 पेज हो गए, 1 ये 2, इस तरीके से। तो आपके पास इस तरीके से 22 या 24 पेज बनेंगे, और उसमें से मान के चलिए आपके पास 20 क्वेश्चन फिक्स होंगे। उसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि 20 क्वेश्चन फिक्स होंगे, जहां पे मैं 3 चीजें डिस्कस करूंगा आपसे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल। तो क्रैश कोर्स को देखना ना भूले, ठीक है। डाउट्स नहीं रहेंगे वहां पे, वो जो नोट्स बनेंगे ना उनको बना के, और जब तुम्हारी क्लास लगे उसके बाद में भी उसको रिवीजन करते रहना। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, 25 नंबर तक का बीएमसी आता है, तो उसमें से 20 नंबर तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे, ये मान लो। हाँ तो परसों से मिलेंगे तुमसे। हाँ माने 12 पेज बन जाते हैं, अप्रोक्सीमेट 12-13 पेज बनेंगे, पर बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे, बहुत अच्छे, ठीक है। तो क्या होता है, जो ट्रांसमीटर होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं, जो ट्रांसमीटर होते हैं वो वेव को इमिट करते हैं, मतलब वेव को जनरेट करते हैं। और यहां दूसरे एंड पर कौन लगा देते हैं हम? रिसीवर को। किसे लगा देते हैं? रिसीवर को, ठीक है। तो रिसीवर जो वेव आ रही है उसको कैच कर लेता है। तो भाई हमें पता है कि ये लेंथ कितनी है, ओके, पहले से ही पता है क्योंकि लेंथ हमें पता है। दूसरा अब क्या होता है कि जब इसने इमिट किया वेव को और जब इसने रिसीव करा, ठीक है, पता नहीं देख लेना, हाँ, जब इसने रिसीव करा, इमिट किया, और जब इसने रिसीव किया तो वो हमें टाइम पता चल जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगी? लेंथ अपॉन में टाइम। और बेटा अगर टाइम कम लगता है ना तो वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर याद रखना वेलोसिटी ज्यादा है ना तो आपके पास जो वेल्डेड पोर्शन है, जो आपके पास वेल्डेड कनेक्शन है, उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? वेल्डेड कनेक्शन की स्ट्रेंथ आपके पास क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, टाइम कम लगा तो मतलब तेजी से जा पा रहा है, तो मतलब आपके पास वहां पे कोई भी क्रैक्स नहीं है, स्ट्रक्चर कैसा है? सॉलिड, तभी तो वेव तेजी से जा पा रहा है। तो टाइम कम तो वेलोसिटी ज्यादा, तो ये क्या बता पाएगा कि वेल्डिंग कनेक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। और मान लीजिए कि टाइम अगर आपके पास ज्यादा हो जाता है तो वेलोसिटी आपके पास क्या होगा? कम होगा। तो जो वैलिड पोर्शन है, तो बेटा हम क्या मान के चलेंगे कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं पे कोई क्रैक्स होगा,
तभी तो वेव को पास होने में टाइम लग रहा है। तो जितना ज्यादा टाइम लग रहा है वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, वेलोसिटी उतनी कम होगी, स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेलोसिटी के अकॉर्डिंग बेटा किसकी क्वालिटी को बता देते हैं, वेल्डेड कनेक्शन की क्वालिटी को बता देते हैं कि वो बढ़िया है या खराब है। हर 10 साल के बाद में जो भी वैलिड कनेक्शन होता है ना, उनमें ये टेस्ट किए जाते हैं और प्रॉपर्टी का पता लगाया जाता है कि अभी भी सर्विसेबल है या नहीं। समझे क्या? समझे क्या? हाँ बोल दो। क्योंकि ब्रिज बना था आपके पास बॉम्बे के अंदर, इंजीनियर था वो, उन्होंने चेक नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई इसका टाइम हो चुका है, चेक कर लो, 15 साल हो गए। उन्होंने क्या करा, अरे कहीं फेल नहीं होगा, 15 साल अभी तो हुए हैं, अभी तो चले गए 20-30 साल। तो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवा दी, ठीक है, जो आपके पास डिपार्टमेंट था वहां पर। भाई उसके जस्ट 1 वीक बाद ही वो ब्रिज गिर गया और गिरने के बाद 10 लोग मर गए थे वहां पर। देखना है बीएमसी के अंदर लॉकडाउन के टाइम पर ही न्यूज चल भी रही थी, वहां पर 10 लोग मर गए थे, लॉकडाउन से जस्ट पहले की बात है ये। तो उस केस में जितने भी इंजीनियर थे उन्होंने जो टेस्ट किया था, टेस्ट किया ही नहीं उन्होंने तो झूठी रिपोर्ट बना के आगे सबमिट कर दी थी। क्या हुआ, मेंबर फेल हुआ, लोग मर गए, उनका क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए सस्पेंडेड होंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही होता है कुछ आपके पास। डायग्राम में तो बेटा अभी डायग्राम ही तो बताया था सुधीर बेटा, अभी मैं क्या बता रहा था, इन देर से डायग्राम ही तो बता रहा था मैं। हमने कोई स्ट्रक्चर ले लिया कोई सा भी, हाँ ब्रिज बता दिया, ब्रिज मान लो, ठीक है, कोई स्टील ब्रिज मान लो, उसके ऊपर हमने कर दिया टेस्ट। सिर्फ इसकी एक लाइन आती है आपके यहां पर, आपके यहां पर सिर्फ एक लाइन आती है, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड on steel structure, conducted on steel structure for finding the quality of welded connection। क्लियर क्या? सिर्फ मात्र ये एक लाइन आती है। ठीक है, ये लाइन आपके पास आती है कि ये टेस्ट किन के ऊपर किया जाता है, स्टील स्ट्रक्चर पे किया जाता है, बस ये एक लाइन। ठीक है, सिर्फ ये लाइन आती है कि ये टेस्ट किस पे किया जाता है, तो याद रखना स्टील स्ट्रक्चर पे किया जाता है। क्लियर क्या? मनमोहन बेटा, जो ये आपके पास वेलोसिटी वाला क्राइटेरिया रहता है ना, ये हम बीएमसी में पढ़ाएंगे आपको, ये बीएमसी के अंदर आता है पूरे डिटेल के अंदर, यहाँ पर नहीं आता ये कि 4.5 से ज्यादा होगी तो वेरी गुड क्वालिटी, 3.5 से 4.5 होगी तो गुड, 3 से 3.5 होगी तो आपके पास मॉडरेट, 3 से कम होगी तो डाउट। ये डाटा जो क्राइटेरिया है ना, ये हम बीएमसी में पढ़ते हैं आपके पास। बेटा मेंबर्स पे ही करेंगे, मेंबर्स जो बना हुआ है ना, वो मेंबर्स को जोड़ के बना हुआ है और वहां पे वेल्डिंग कर रखी है आपने। ठीक है सुधीर बेटा, ये जो आपके पास टेस्ट होता है वो आपके पास एक पूरे की पूरे स्ट्रक्चर पे किया जाता है ब्रिज, और वो ब्रिज आपके पास छोटे छोटे मेंबर्स को जोड़ के बनता है वो। ठीक है बेटा, आपको बीएमसी नहीं पढ़नी, बट वो डाटा तो वहीं पे पढ़ना पड़ेगा ना आपको। अब आप क्या होगे, सर वो डाटा आप पूरे तरीके से बता दीजिए, पर बेटा वो चीजें अभी हो ही नहीं सकती ना, वो चीज आपके पास पूरा एक्सप्लेनेशन वहीं पर तो है वो चीजें। तुम खुश रहो, स्टील में तो ये चीज कभी नहीं आएगी, पर तुम्हारे लिए मैं लिख देता हूं, ये क्वालिटी है और ये वेलोसिटी है, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी,
मॉडरेट, डाउटफुल। 4.5 से ज़्यादा, 3.5 से 4.5, 3 से 4.5, 3 से कम। बेटा होगा तभी तो पता चलेगा। ठीक है, लिख लीजिए, ये आपके पास बीएमसी के अंदर की टेबल जो मैं यहां लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए उसको। ठीक है, चलिए सेकंड जो आपके पास टेस्ट है उसका नाम है आपके पास डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। ये टेस्ट किस पे किया जाता है? दिस टेस्ट इज conducted on the pipe connection only। पाइप कनेक्शन ओनली। ये जो टेस्ट है वो किस पे किया जाता है? पाइप पे किया जाता है। ठीक है, स्टील के पाइप होते हैं उनके ऊपर किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है ये और देख लो आपके पास। ठीक है, इस तरीके से पाइप होते हैं। अगर आपने स्टील के पाइप देखे होंगे तो स्टील के अगर आपने पाइप देखे होंगे तो कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो आउटर रहता है वो पतला रहता है और दूसरा आउटर क्या रहता है, थोड़ा आउटर में क्या रहता है, वाइड रहता है। ठीक है, वाइड रहता है। दूसरा जो पाइप रहता है वो इस तरीके से ज्वाइन करवा दिया जाता है एक पाइप को दूसरे पाइप के अंदर। क्लियर? इस तरीके से ज्वाइंट होके ये पूरा की पूरा पाइप बन जाता है। अगर आपने पाइप को लगते हुए देखा होगा तो देखा था क्या पाइप को लगते हुए, है ना? इस तरीके से होता है। होता क्या है कि इसमें से पानी फ्लो किया जाता है। जब आपके पास जब पाइप कनेक्शन लगते हैं ना तो जो पाइपलाइन होती है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। ऐसा नहीं होता कि पानी को डायरेक्ट फ्लो करवा दिया जाता है। पहले पानी की टेस्टिंग की जाती है कि कहीं पे लीकेज तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसके बाद हमें फिलिंग करनी होती है। अगर कहीं पे लीकेज होता है तो हमें फिलिंग को वापस हटाना पड़ता है, दिक्कत आती है, मैंने कॉस्ट बढ़ जाता है। तो वहां पर आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास पाइपलाइन को टेस्ट किया जाता है तो वहां पे क्या किया जाता है कि इनिशियली पानी को यहां से फ्लो करवाया जाता है। जब पानी को यहां से फ्लो करवाता है ना तो उससे पहले यहां पे क्या होता है कि इसके आउटर पे जो ये पाइप था ना, इसके आउटर पे क्या लगा दी जाती है? डाई लगा दी जाती है। ये वही डाई होती है जो आप अपने घरों में यूज करते हैं बालों पे लगाने के लिए। अब आपके पास क्या होता है कि ये जो डाई होता है वो ज्यादा विस्कस होता है एज कंपेयर टू वाटर के कंपेयर में ये ज्यादा विस्कस होता है। और ये पानी जो आ रहा है उसको इस आउटलेट पर क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं। अगर आपके इस बाल्टी के अंदर कहीं पे बेटा डाई है, अगर आपके पास इस बाल्टी के अंदर कहीं पर डाई है तो समझ जाना कि इन पाइप के अंदर लीकेज हो रहा है। और अगर जो वाटर आ रहा है वहां पे आउटलेट पर वो बिल्कुल फ्रेश वाटर आ रहा है जैसे मैंने यहां पे अप्लाई किया था, तो समझ जाना कि आपके पाइप में कोई भी लीकेज नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, बना लीजिए इसको कि टेस्ट किस पे किया जाता है? पाइप कनेक्शन पे किया जाता है। बना लिया क्या? ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक पार्टिकल टेस्ट।
दिस टेस्ट इज conducted on welded connection for finding the cracks in the connection, for finding the crack in the connection. ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। किस लिए किया जाता है? वेल्डेड कनेक्शन के अंदर क्रैक्स को फाइंड करने के लिए, वेल्डेड कनेक्शन के अंदर क्रैक्स को फाइंड करने के लिए। अब आपके पास होता क्या है कि जब आपके पास यहां से, जब आपके पास किसी एक पाइप, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कोई पाइप या कोई रोड मान लीजिए, ठीक है, उस पाइप या रोड के अंदर से आपके पास क्या रहता है कि जब यहां से करंट फ्लो पास किया जाता है, जब यहां से करंट को फ्लो किया जाता है तो आपके पास क्या होता है कि यहां पर आपके पास पार्टिकल मूव करने स्टार्ट कर देते हैं। अब आपने मान लो कि यहाँ पे दो पाइप थे या दो आपके पास मेंबर थे, उनको जोड़ दिया और यहाँ पे आपने क्या कर दी? यहाँ पे वेल्डिंग कर दी। वेल्डिंग कर दी। अब आपके पास क्या रहता है कि जब वेल्डिंग कर देते हैं तो वेल्डिंग से पहले, वेल्डिंग के साथ में ही टेस्ट करने के लिए यहाँ वेल्डिंग के ऊपर आपने क्या करे? आयरन रख दिया। आयरन के जो होता है ना, पाउडर फॉर्म होता है, आयरन का क्या करा कि पाउडर फॉर्म लिया और उसके ना यहाँ पर इसके चारों तरफ लगा दिया, इस वेल्डिंग के चारों तरफ। अगर करंट यहां से जाएगा तो बेटा आपके पास क्या होगा कि जो ये आपके पास आयरन था वो क्या कर देगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर मान के चलो कि वो आयरन जो आपने वहां पे चारों तरफ लगाया था वो वहां से गायब हो चुका है, तो समझ जाना कि वहां पे क्रैक थे, जिस कारण से जो करंट अंदर से जा रहा था ना, उन पार्टिकल को साथ में क्या करा? खींच लिया। उन पार्टिकल को क्या करा? अपनी तरफ खींच लिया, जिस कारण से क्या होने लग गए कि यहाँ पे जो पाउडर था ना वो कम होने लग गया। कम होने लग गया। तो इस समय क्या पता चलेगा कि आपकी जो वेल्डिंग है ना उसमें माइनर क्रैक है, जो आपको दिख नहीं रहे बट वो क्रैक है वहां पर। क्लियर? क्या इस तरीके से टेस्ट किया जाता है। क्लियर? सिर्फ ये मात्र एक लाइन आती है आपके पास, ठीक है, ये मात्र एक आपके पास लाइन आती है चीजें कि ये टेस्ट किस लिए किया जाता है? क्रैक्स को फाइंड करने के लिए। डाई पेंटेशन किस लिए किया जाता है? पाइप कनेक्शन के लिए। और किस लिए किया जाता है अगर ये पूछ ले आपसे? फॉर फाइंडिंग दी क्या लिखोगे यहां पर? बता दीजिए क्या लिखोगे यहां पर? क्या लिखोगे यहां पर बताइए? इसके अंदर डाई पेंट्रेशन के अंदर, हाँ, लीकेज इन दी पाइप कनेक्शन। ठीक है, हाँ, वाटर लीक कर रहा है नहीं कर रहा। और जो आपके पास ये टेस्ट है ये किस पे किया जाता है? आपके पास अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट स्टील स्ट्रक्चर पर। और किसको फाइंड करने के लिए किया जाता है? आपके पास क्वालिटी ऑफ वेल्डेड कनेक्शन को। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है
टाइप्स ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, टाइप्स ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, कि भाई वेल्डिंग के अंदर, वेल्डिंग के अंदर कितने टाइप के कनेक्शन होते हैं। ठीक है, आपके पास वेल्डेड कनेक्शन के अंदर कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक आपके पास होता है बट ज्वाइंट, जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, वैसे ही बस वहां पे बोल्टेड किया था और यहाँ पे आपके पास क्या करेंगे, वेल्डिंग कर देंगे। और दूसरा आपके पास कौन सा होता है, यहाँ पे फिलेट ज्वाइंट। कौन सा होता है, फिलेट ज्वाइंट। बेटा होता क्या है, होता तो लैप ही है, बट यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लैप को क्या बोल देते हैं, फिलेट बोल देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, जो आपके पास जो फिलेट ज्वाइंट है वो बेटा किसके जैसा है, वो आपके पास किसके जैसा है, सेम एज लैप ज्वाइंट जैसा है। तो मान लो कि आपसे पूछ ले कि भाई आपके पास जो फिलेट ज्वाइंट है वो किसके जैसा होता है, तो बता देना कि लैप ज्वाइंट जैसा होता है। क्लियर क्या, ये दोनों एक ही हैं, बस यहाँ पे नाम अलग कर दिया स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें। क्लियर क्या, चलिए पहले मैं बात करता हूं आपके पास बट ज्वाइंट की। पहले मैं बात करता हूं आपसे किसकी, बट ज्वाइंट की। अब आपके पास बात क्या है कि लैप और मान की फिलेट और बट में से कौन सा ज्यादा स्ट्रोंग होगा, बताओ। आपके पास बट और फिलेट में से कौन सा ज्यादा स्ट्रोंग होगा, बट वेल्डेड कनेक्शन। कौन सा होगा, बट होगा। और उसका रीजन पूछ ले तो इसी के अदर नेम क्या है, अदर नेम इस ज्वाइंट के आपके पास क्या है, यहां पर अदर नेम आपके पास ये किस नाम से आ सकती है, इसको आ सकता है ये ग्रूव वेल्ड के नाम से, या आपके पास आ सकता है ओपन वेल्ड के नाम से। ठीक है, ये इन दोनों में से किसी भी नाम से आ सकती है। ग्रूव वेल्ड बोले, ओपन वेल्ड बोले, तो बात किसकी कर रहा होगा, वो बट की। मैं पूछ रहा था कि भाई जो आपके पास बट आपके पास है 3.87 था क्या सर, 3.87 ये क्या है, हाँ वो कल का जो क्वेश्चन था वो 3.87 था। तुम इतना लेट क्यों आए, कहां की बात कर रहे हो तुम, कहां चले गए थे। ठीक तो है सब, इन दोनों में से कंपेयर करें तो आपके पास जो बट वेल्डेड कनेक्शन होता है वो आपके पास कौन कैसा होता है, बेस्ट होता है। बट वेल्डेड कनेक्शन, बट वेल्डेड कनेक्शन आर बेस्ट कनेक्शन। बताओ बेस्ट क्यों बोला था हमने, बेटा बताइए कि हमने इसको बेस्ट क्यों बोला था। सर पिछ लेक्चर बाकी थे, सर पीछे ले लेक्चर बाकी थे तो कवर कर रहा था सर, स्लाइड लेक्चर नहीं देखा। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले वाले कर लो, सही है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा तुम्हें। ठीक है, हाँ यूनिफॉर्म लोड ट्रांसफर होता है, और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। ठीक है, कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। तो बट वेल्डेड कनेक्शन आर बेस्ट कनेक्शन because no eccentricity, because no eccentricity in the connection। ओके, कोई भी इसमें eccentricity नहीं होती, इस कारण से ये हमारे पास जो कनेक्शन है नो eccentricity, इस कारण से कनेक्शन बेटा आपके पास कैसा है, बेस्ट कनेक्शन है। कैसे करते हैं वेल्डिंग वो बता देता हूं। बट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से, और दूसरा इस तरीके से। यहां पे तुम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को पकड़ते हो इस तरीके से और तुम्हारे पास वेल्डिंग कर दी जाती है।
यहाँ पे जो वेल्डिंग करते हो तो वो कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से वेल्डिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो आपके पास जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जो आपके पास P था यहाँ पर, वही लाइन ऑफ एक्शन फोर्स यहाँ पर आपके पास सेम जगह पे मिलेगा। इस कारण से आपके पास यहाँ पे सेंट्रिसिटी नहीं होती, और इस कारण से हमारे जो कनेक्शन है वो क्या हो जाता है बेटा, बेस्ट कनेक्शन हो जाता है। ये व्यू कहाँ से है, ये व्यू कहाँ से है, ये व्यू है आपके पास सामने से। ये व्यू कहाँ से है आपके पास, सामने से। और फ्रंट व्यू को बेटा आपके पास क्या कहते हैं, टॉप व्यू। कभी टॉप व्यू में आपको इलेक्ट्रोड दिखाई देगा क्या, वो एक पॉइंट नजर आएगा आपके पास इलेक्ट्रोड, एलिवेशन में दिखाई देगा। ठीक है, और साइड से देखेंगे तो एक ही प्लेट नजर आती। अगर तुम यहाँ साइड से देखते तो बेटा तुम्हें ये प्लेट दोनों नजर आती क्या, तुम्हें एक ही प्लेट नजर आती। और जब तुम टॉप से देखते तो तुम्हें पता कैसे नजर आता, तुम्हें इसकी चौड़ाई नजर आती, क्योंकि ये थिकनेस है। ये हमेशा मैं क्या बनाता हूं यहां पर, ये आपके पास थिकनेस है यहां पर। बेटा जब आपके पास टॉप व्यू देखते हैं ना तो कभी थिकनेस नहीं दिखती, ये बात याद रखना। और जब आपके पास साइड व्यू देखते हैं ना तो दूसरा मेंबर नहीं दिखता, ये बात याद रखना। और जब टॉप से देखते हो ना तो तुम्हें क्या नजर नहीं आती, थिकनेस। और जब साइड से देखते हो तो दूसरा मेंबर। और जब सामने से देखते हैं ना तो हमें इसकी कभी भी चौड़ाई नजर नहीं आती, ये बातें याद रखना। तो तुम्हारे व्यू है ना सारे क्लियर हो जाएंगे। याद रखना आज से बात, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब तुम टॉप से देखोगे तो तुम्हें क्या नजर नहीं आएगी, थिकनेस नजर नहीं आएगी। जब तुम साइड से देखोगे तो तुम्हें दूसरा मेंबर नजर नहीं आएगा। और जब तुम सामने से देखोगे तो तुम्हें कभी भी उसकी विड्थ नजर नहीं आएगी। क्लियर क्या, तो मैं सामने से देख रहा हूं, मैं टॉप से देख रहा हूं, तो मुझे टॉप से नजर क्या आएगा, अब ये बताओ पहले। जब मैं टॉप से देख रहा हूं तो मुझे क्या नजर आएगा, अब मुझे वो बता दो तुम पहले। जब टॉप से देखोगे तो तुम्हें चौड़ाई नजर आएगी और इसकी लेंथ नजर आएगी प्लेट की। और तुमने जो वेल्डिंग कर रखी होगी, जो तुमने वेल्डिंग कर रखी होगी वो कहां कर रखी होगी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। और जितनी जगह पे तुम वेल्डिंग करते हो ना बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। क्लियर क्या, जितनी जगह पे तुम वेल्डिंग करते हो उस जगह को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। यहाँ पे लेंथ इसको नहीं बोलते, माना कि प्लेट की लेंथ है, बट यहाँ पे जो वेल्डिंग कर रहे हैं ना उसकी वेल्डिंग की लेंथ लेनी है, ना कि मेंबर की लेंथ। समझे क्या, तो जितनी जगह पे तुम वेल्डिंग करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। ओके, और आपके पास ये जो वैल्यू होती है इफेक्टिव की, वो मिनिमम कितनी ली जाती है, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू मिनिमम कितनी ली जाती है, 4s। ये मिनिमम वैल्यू है, तो याद रखना, मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड, मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड, वो जॉइंट कोई सा भी हो वो आपके पास क्या होता है, 4s होता है। ठीक है, और यहां पे बेटा s का मतलब आपके पास क्या है, यहां पे s का मतलब होता है साइज ऑफ वेल्ड। s का मतलब आपके पास क्या होता है, साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड आपके पास क्या होती है कि आपने कितनी थिकनेस तक वेल्डिंग करी है, वो आपके पास क्या कहलाती है, साइज ऑफ वेल्ड कहलाती है। आपने वेल्डिंग कितने थिकनेस तक करी है वो आपके पास क्या कहलाती है, साइज ऑफ वेल्ड कहलाती है। ठीक है, और याद रखना इफेक्ट मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी है, 4s। और मैं क्या कह रहा हूं कि कोई सी भी हो, या बट हो या फिलेट हो, दोनों के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 4s ही होती है। ठीक है, हाँ तो बोल दो। बना लो इसको, बना लिया इसको।
चलिए, अगर आप यहाँ पे चीजें देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे चीजें देख पा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपके पास जो मेंबर का लेंथ पहले ये था, और अब वेल्डिंग करने के बाद मेंबर का लेंथ कितना हो चुका है, इतना बड़ा। तो आपको पता होगा जब हम किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो उसकी लेंथ एक पर्टिकुलर फिक्स रहती है 18 मीटर। इससे ज्यादा लंबाई की चीज हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा चालान कट जाता है। अब आपके पास क्या है कि जब इनकी वेल्डिंग की जाती है ना, तो मेंबर की लेंथ बढ़ जाती है, मेंबर की लेंथ बढ़ जाती है, जिस कारण से इसको प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर कहां पर प्रॉब्लम इन किस में आएगा प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन में, प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन। और ये क्यों आ रही है, ये क्यों आ रही है, ड्यू टू इंक्रीज दी लेंथ ऑफ member, increase the length of member after welding, क्लियर। यहां सब चीज बढ़िया है, ओनली एक चीज को छोड़ के, जो कि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। यहां ट्रांसपोर्टेशन जब करते हैं तो दिक्कतें आती है, ठीक है क्या। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे वेल्डिंग का, जिसका नाम क्या है, फिलेट जॉइंट, फिलेट वेल्डेड कनेक्शन, फिलेट वेल्डेड कनेक्शन। बेटा इस फिलेट वेल्डेड कनेक्शन किसका टाइप है, ये किसके जैसा होगा बताओ, लैब की तरह। हाँ, कंफ्यूज मत होना कभी, ठीक है। तो ये कैसे दिखता है पहले वो बता देता हूं। यहां पे आपके पास एक मेंबर, यहां पे आपके पास दूसरा मेंबर, यहां पे तुमने लोड लगाया कितना, P। पहले वेल्डिंग कर देते हैं, यहां पे तुमने वेल्डिंग कर दिया, इस जगह पे तुमने अच्छे से वेल्डिंग कर दिया, ठीक है। यहां तुमने वेल्डिंग करके इसको भर दिया इस तरीके से। यहां पे लोड लगा, ये लोड यहां पे लगता हुआ इससे ट्रांसफर होगा इस वेल्डिंग से, और यहां से होता हुआ यहां से निकल जाएगा कितना, P। बट मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड ये वाला है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड ये वाला है। इन दोनों में क्या आ रहा है, इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी जब आता है तो क्या जनरेट करता है, कपल को। और जब कपल आता है तो क्या जनरेट करता है, वो लोड को कम कर देता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, वहां पे बोल्ट बढ़ाए थे, यहाँ पर वेल्डिंग ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये यहाँ पर अनइकोनॉमिकल होता है एज कम्पेयर टू बट के। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू बट के, याद रखने बात, ठीक है। ये व्यू कहां से है, इस मेंबर की जो थिकनेस है वो है T1, और इस मेंबर की जो थिकनेस है वो है आपके पास T2। ये व्यू कहां से है बताओ, ये व्यू कहां से आपके पास वेल्डिंग का, समझदार हो गए तुम तो, ठीक है। तो ये व्यू कहां से है आपके पास, एलिवेशन। ये व्यू कहां से आपके पास, सामने से। अब मैं टॉप से दिखाता हूं इसको, ठीक है। मैं कहां से दिखा रहा हूं, टॉप से। चलो, ये है आपके पास पहला मेंबर, ठीक है। और ये मेंबर ऊपर इसके ना, चलो ये है आपके पास मेंबर, और ये है आपके पास दूसरा मेंबर। और तुमने वेल्डिंग कहां पे कर रखी है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। और ये जो आपके पास लेंथ होती है, जिसे तुम क्या बोलते हैं, आपके पास इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, ये भी आपके पास 4S से कम नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये मिनिमम लेंथ है, मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड। कितना बोलोगे, मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड, बट में हो या फिलेट में, कितना बोलोगे बेटा, कितना बोलोगे, हाँ 4S बोलोगे। बेटा S बता तो दिया था,
बाकी लोग बताओ इसको कि एस क्या होगा। आपका नाम क्या है बेटा? साइज ऑफ वेल्ड होगा। हाँ बेटा, एस हर जगह पे साइज ऑफ वेल्ड ही होता है। एस हर जगह पे साइज ऑफ वेल्ड ही होता है। आपका नाम बता दो मुझे, नाम पता नहीं है आपका। हाँ तुम्हारा ही नाम। इसमें क्या होगी बताए ना, साइज ऑफ वेल्ड होगा, साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, बताया तो सही, साइज ऑफ वेल्ड होगा बेटा। और इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं वो कहां पे यूज करते हैं? दिस जॉइंट इज यूज फॉर, दिस जॉइंट इज यूज फॉर, ठीक है, ठीक है, दिस जॉइंट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। ठीक है, यह आपके पास जॉइंट किस लिए यूज किए जाते हैं? ट्रांसपोर्टेशन पर्पस से। ठीक है, क्योंकि वो जो दूसरे वाले जॉइंट थे उनको प्रॉब्लम किस में आ रहा था? ट्रांसपोर्टेशन में। तो जहां पे मेंबर को ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है, तो उस कारण से वहां पर उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बना लिया बेटा ये? चलिए, अब मैं डिजाइन बता रहा हूं। ठीक है, अभी जो हमने बात किया था ना, अभी जो हमने बात किया है वो अभी जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन का बात किया है। ठीक है, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसमिशन होता है लोड का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि मेंबर को बना दिया तुमने तुम्हारे वहां पे वर्कशॉप पर, और तुम उसको वहां पे भेज रहे हो साइट पर जहां पे तुम्हें इसको यूज करना है, जहां तुम्हें यूज करना है वहां पर। उस ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, परिवहन की बात कर रहे हैं बेटा मनमोहन, परिवहन की बात कर रहे हैं। अब मैं डिजाइन की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने डिजाइन बात करेंगे किसकी? आपके पास बट वेल्ड की। डिजाइन ऑफ बट कनेक्शन, डिजाइन ऑफ बट कनेक्शन। अब आपके पास क्या होते हैं कि जो बट वेल्डेड कनेक्शन है, ठीक है, जो आपके पास बेटा बट वेल्डेड कनेक्शन होते हैं, बट वेल्डेड कनेक्शन होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं सर। 4S ले लेंथ वेल्डिंग कवर होगा ना सर? 4S लेंथ वेल्डिंग कवर होगा, हाँ बिल्कुल सही। जो वेल्डिंग करेंगे ना, मिनिमम आपको इतना तो करना ही करना है। ये मिनिमम क्राइटेरिया क्यों दिया है? क्योंकि इससे कम पे प्रोवाइड करते हैं ना, तो आप मेंबर को ज्वाइंट करते हो, लोड लगता ही वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इस कारण से मिनिमम इतना तो प्रोवाइड करना ही करना है। मैक्सिमम का कितना? जितना तुम्हारे पास पैसा है। एक क्या ट्रांसपोर्टेशन में, हाँ ट्रांसपोर्टेशन में इजी रहता है ये, बिल्कुल सही, ये ट्रांसपोर्टेशन में इजी रहता है। ठीक है, चलो, तो जो आपके पास बट की बात करते हैं, तो बेटे बट आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास सिंगल साइड पेनिट्रेशन, क्या कहते हैं इसे? सिंगल साइड पेनिट्रेशन बट जॉइंट, सिंगल साइड पेनिट्रेशन बट जॉइंट। ओके, और जो आपके पास दूसरा वाला है उसे आपके पास क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है डबल साइड
डबल साइड पेनिट्रेशन बट जॉइंट। अब ये सिंगल साइड पेनिट्रेशन और डबल साइड का मतलब आपके पास ये क्या होता है सर? तो बेटा इसका मतलब आपके पास क्या है कि जब आपके पास कोई एक मेंबर है और ये आपके पास कोई दूसरा मेंबर है, जब आपके पास यहां से वेल्डिंग सिर्फ एक तरफ से होगी, जब एक तरफ से होगी तो इसे आपके पास क्या बोला जाएगा? सिंगल साइड पेनिट्रेशन। और जब बेटा वेल्डिंग आपके पास दोनों तरफ से होगी तो इसको आपके पास क्या बोला जाएगा? इसे क्या बोला जाएगा? डबल साइड पेनिट्रेशन। ठीक है ना? तो ये आपके पास जो बट वेल्डेड वाले हैं वो आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल और एक डबल। तो मैं इन्हीं को बता रहा हूं कि आपके पास ये कैसे कैसे होते हैं। तो पहला मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, कौन सा? सिंगल साइड पेनिट्रेशन। कौन सा बता रहा हूं मैं पहले? सिंगल साइड पेनिट्रेशन बट जॉइंट। सिंगल साइड पेनिट्रेशन बट जॉइंट। आओ डिस्कस करते हैं इसको लेकर। देखिए अच्छे से देखना, ये तुम्हारे पास एक प्लेट हो गई जिसकी थिकनेस कितना है? T1। ठीक है, ये आपके पास दूसरी प्लेट हो गई जिसका थिकनेस कितना है? T2। ठीक है, जरूरी नहीं है कि थिकनेस अलग हो और जरूरी ये भी नहीं है कि थिकनेस क्या हो? सेम हो। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है कि तुमने यहां पे इलेक्ट्रोड रखा और तुमने वेल्डिंग कर दी। तुमने यहां पे इलेक्ट्रोड रखा और वेल्डिंग कर दी। कर दो वेल्डिंग। वेल्डिंग हुआ यहां तक, वेल्डिंग हुआ यहां तक, वेल्डिंग हो रहा है, वेल्डिंग हो रहा है, वेल्डिंग कर रहे हो तुम, अच्छे से वेल्डिंग कर रहे हो। ये हो गया तुम्हारे पास वेल्डिंग। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है? यहां पर तुम्हें निकालना पड़ता है किसको? यहां तुम्हें निकालना पड़ता है अगेन क्या? डिजाइन स्ट्रेंथ। किसको निकालना पड़ता है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल साइड। ठीक है, सिंगल साइड पेनिट्रेशन को, सिंगल साइड पेनिट्रेशन बट जॉइंट, ये तुम्हें निकालना पड़ रहा है। क्या फॉर्मूला होता है? मैंने क्या कहा था? फॉर्मूला सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस। मैं ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करूंगा, ये हमेशा सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, आ जाओ पहले क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं। देखिए ये व्यू कहां से है? पहले बताओ ये व्यू कहां से आपका? नॉर्मली बात है सामने से है। जब आप इसको टॉप से देखना चाहोगे तो आपको वेल्डिंग कैसे मिलेगी? जब आप टॉप से देखना चाहोगे तो आपको वेल्डिंग कुछ इस तरीके से मिलेगी और जहां पे वेल्डिंग कर रखा है उसे हम क्या बोलते हैं? एल इफेक्टिव। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। एल इफेक्टिव हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, याद रखना। ये लेंथ ऑफ मेंबर नहीं होता, ये लेंथ ऑफ वेल्डिंग है कि आपने कितने लेंथ पर वेल्डिंग कर रखा है। तो मेरा जो फोर्स लग रहा है यहां पर, मेरा जो फोर्स लग रहा है यहां पर, वो लोड यहां से ट्रांसफर होता हुआ यहां से निकल रहा है। क्लियर? तो जब मेरे पास लोड यहां पे लग रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा आएगा? ये लेंथ आएगा और एक कितने अंदर तक, मतलब कितने अंदर तक आपके पास है भाई क्रॉस सेक्शन, यही तो नहीं मिलेगा इसका। अगर मैं बात करूं आपसे इस प्लेट की, प्लेट पे फोर्स कहां पे लग रहा है? इस डायरेक्शन पे। तो बेटा आपके पास क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा? लोड के क्रॉस सेक्शन कौन सा मिलेगा? ये वाला। तो ये आपके पास क्या होगा? लेंथ, और ये क्या होगा? इसकी थिकनेस। समझे क्या? तो मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो आपके पास जो लोड को रोक रहा है वो क्या होगा? एल इफेक्टिव इनटू थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस। अब बेटे थ्रोट थिकनेस आपके पास क्या होती है कि जब तुमने पेनिट्रेशन कर रहे हो, मतलब जब तुम वेल्डिंग कर रहे हो तो कितना अंदर हो पा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोट थिकनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोट थिकनेस। अब बात करते हैं इस थ्रोट थिकनेस की, इसे टीटी बोलते हैं अपन। ठीक है, बार बार आएगा ये, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टीटी। ठीक है, थ्रोट थिकनेस। तो जो बेटा आपके पास जो टीटी होता है ना, जब आप वेल्डिंग करते हैं एक साइड से, जब आप वेल्डिंग करते हैं एक साइड से, तो क्या पूरा है कि बॉटम तक हो पाएगा? भाई जब आप एक साइड से पेनिट्रेशन करते हैं वेल्डिंग का, तो ये आपके पास जो बॉटम वाला फेस है ना, यहां तक वेल्डिंग हो ही नहीं पाती, आपके पास प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हो पाती। जिस कारण से जो हमारे पास जो टीटी है वो आपके पास सिर्फ कितना आ गया? वो सिर्फ बेटा इतना ही आया। कितना आया?
सिर्फ इतना सा जो टोटल थिकनेस से क्या है, कम। तो हम कह देते हैं कि भाई जो आपके पास ये वैल्यू है टी टी वो कितना होता है, 5/8 इंटू टी मिनिमम होता है। मिनिमम थिकनेस का कितना लेते हैं, 5/8। और बेटा आपके पास जो ये वैल्यू है ना, जो ये आगे नंबर लगा है, इससे बोला जाता है आपके पास थ्रोट कोफिशिएंट। इससे आपके पास क्या बोला जाता है, थ्रोट कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस बार के जो 2 क्वेश्चन थे वो मैं आपको बताता हूं और उसको बताना कि तुम्हारा स्टेटमेंट सही है या नहीं। नहीं बेटा, वो फिलेट में होता है। संदेव बेटा, वो फिलेट में होता है, मैं अभी बट बता रहा हूं। ठीक है, वो फिलेट की बात है जो आपके पास 0.7t कह रहे हैं। अब देखो यहां पे क्या होता है। पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन को ढंग से देखना कि जो सिंगल साइड पेनिट्रेशन है वो सिंपल सा बोलता है कि जो बट वेल्डिंग है उसका जो साइज है वो थिकनेस से ज्यादा होता है या कम होता है या बराबर होता है। याद रखना, जो आपके पास साइज ऑफ वेल्ड है वो आपके पास थिकनेस से कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है। बताओ आंसर, बताइए आंसर क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन ये 2000 आपके पास किस में आया, 19 के सितंबर 23 तारीख को ये पेपर था कि आपके पास जो बट वेल्डिंग के अंदर जो साइज ऑफ वेल्ड है, मतलब जो थ्रोट थिकनेस है वो आपके पास थिकनेस से क्या होता है, कम होता है। दूसरी बात कि जो आपके पास सिंगल साइड पेनिट्रेशन है, उसमें थ्रोट कोएफिशिएंट कितना है, उसके अंदर थ्रोट कोएफिशिएंट कितना है, तो बताइए कितना होगा। थ्रोट कोएफिशिएंट कितना है, 5/8। बस यही 2 क्वेश्चन है बेटा, देख लो। अब उसके बाद यहां से अब आपके पास बात करते हैं परमिसेबल स्ट्रेस की। अब बात करेंगे किसकी, परमिसेबल स्ट्रेस की। मैंने क्या कहा था कि बेस्ट आपके पास जो बट जॉइंट है वो बेस्ट होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि लोड को आराम से ट्रांसफर कर देगा, तो ये फेल नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है कि मैंने क्या कहा था कि जो बट है वो बेस्ट होगा क्योंकि उसमें एसेंट्रिसिटी नहीं होती, तो क्या ये लोड लगने पर कभी फेल होगा, नहीं होगा। तो बेटा जब मेंबर फेल नहीं होता ना तो क्या लगता है, Fy। जब फेल होगा तो Fu, जब मेंबर फेल नहीं हो रहा तो मैं क्या लूंगा, Fy। और जहां पे Fy लगता है ना वहां मैं डिवाइड करता हूं गामा mw से। ठीक है, बाकी लोग बताओ कि एल इफेक्टिव क्या है। अगर बाकी लोग समझ गए तो बताइए एल इफेक्टिव क्या है। लेंथ ऑफ वेल्ड बेटा, ऋषिकेश बेटा, एल इफेक्टिव आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ वेल्ड है। ठीक है, और सुधीर बेटा क्यों फेल नहीं होगा, मैं यही तो बता रहा हूं। मैंने वहां पर लिखा है कि वो बेस्ट कनेक्शन है फिलेट से, तो वो फेल क्यों होगा, क्योंकि वो लोड को ट्रांसफर कर पाएगा आराम से। लोड को ट्रांसफर नहीं कर पाता बेटा तो फेल होता ना वो। क्लियर क्या, तो ये Fy क्योंकि फेल नहीं हो रहा, गामा mw आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, जो कि बेटा आपके पास लिया जाता है 1.25 और लिया जाता है 1.5। अब आपके पास बात क्या है कि जो आप वेल्डिंग है ना, जो आप वेल्डिंग है वो वेल्डिंग करते हैं आपके पास या तो लैब के अंदर, मतलब वर्कशॉप पर, या करोगे फील्ड पर। मैं क्या कह रहा हूं, या तो करोगे एक लैब के अंदर, लैब को होती है वर्कशॉप होती है, या करोगे फील्ड पर। तो एक्यूरेसी आपको ज्यादा कहां मिलेगी, बताओ। जो फेवरेबल कंडीशन है वो कहीं लैब में मिलेगा या फील्ड पर मिलेगा, लैब में मिलेगा। तो बेटा जो कम वैल्यू ले ली है ना वो किसके लिए लेनी है, लैब के लिए, फॉर लैब। लैब बोले या वर्कशॉप बोले बेटा बात आपके पास एक ही होती है। ओके, ज्यादा वैल्यू लेंगे क्योंकि एक्यूरेसी फील्ड पर कम होती है, तो ये किसके लिए है, फॉर फील्ड के लिए। ठीक है, और यहां पे बता देना क्यों ज्यादा ले रहे हो, ड्यू टू लेस एक्यूरेसी एट दी फील्ड। भाई फील्ड पर हमारी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती, इस कारण से ये लेस एक्यूरेसी है और इस कारण से फैक्टर सेफ्टी हमने क्या लिख रखा है, ज्यादा। क्लियर। अब हम लास्ट फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। अब बेटा हम लास्ट फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं सिंगल साइड पेनिट्रेशन का।
क्या बनाने चाह रहे हैं? लास्ट फॉर्मूला। ठीक है, चलो लास्ट फॉर्मूला, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल साइड पेनिट्रेशन क्या बनेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू परमिसेबल स्ट्रेस। ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, याद रखना बेटा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लिखोगे? एल इफेक्टिव इनटू 5/8 और टी के साथ में मिनिमम लगेगा। फेल नहीं होता तो एफ वाई, और एफ वाई जहां पर आ गया यहां पर गामा एम डब्ल्यू, और ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए? सिंगल साइड पेनिट्रेशन के लिए। समझ गए क्या? हाँ तो बोल दो, समझे या नहीं? सर सोइल के टेस्ट में फील्ड पर एक्यूरेसी मोर होती है। किसने कहा? एक्यूरेसी फील्ड पर हो ही नहीं सकती ज्यादा, लैब में ज्यादा होगी ना बेटा, इसलिए जो भी आपके पास लैब टेस्ट करते हैं वो ज्यादा एक्यूरेसी होती है एज कंपेयर टू फील्ड के। ये जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह है। सर लिख लिया, दिलीप सर ने, सर लिखाया ही दिलीप सर ने, क्या लिखा है? सर सोइल के टेस्ट में फील्ड पर एक्यूरेसी मोर होती है। ऐसा नहीं होता बेटा, लैब में ज्यादा होती है। तुम खुद सोचिए फील्ड पर कैसे हो पाएगी। इस साइड की बात कर रहे हैं। देखो सोइल के केस में मैं बताता हूं आपको क्या हुआ, अच्छे से सुनना। तुम चीजें क्या करते हो, तुम सिर्फ लिखी हुई मानते हो और तुम है ना यहां से नहीं सोचते। सोइल कहां से मिला? सोइल कहां से मिला बताओ? हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, सोइल कहां से मिला? फील्ड पर। जहां से मिला ना उसकी वो कंडीशन नेचुरली होगी, वो वहां पर कुछ भी चीजें वही मिलेगी जो तुम फाइंड करना चाहते हो। समझ पा रहे हो? तुम इसको अगर लैब में ले गए ना, तुम क्या कर दोगे? हाथ में लेके जाओगे या किसी थैली में लेके जाओगे या किसी सैंपलर में, बेटा वो वैल्यू को चेंज कर देगा ना। जो उसका वाइड रेशो होगा, जो उसका वाटर कंटेंट होगा, जो उसका आपके पास कुछ भी चीजें होंगी वो चीजें चेंज हो जाएगी। तो बेस्ट कहां पे मिलती है? सोइल के कंपेयर में। अगर मैं सोइल के केस में कहता हूं तो आपको एक्यूरेसी ज्यादा कहां मिलेगी? फील्ड पर जब हम बात करते हैं अपने टेस्ट की या फिर बीएमसी की, फिर बात करते हैं आरसीसी की, बाकी बात करते हैं आपके पास इरिगेशन टेस्ट की, तो वो फेवरेबल कंडीशन कहां मिलेगी? लैब में मिलेगी। समझे क्या? बना लो, ये बना लिया था। एल इफेक्टिव नहीं लिख पाए तो लिख लेना। ये आपके पास क्या है? लेंथ ऑफ वेल्ड है, लेंथ ऑफ वेल्ड है। ठीक है, ये बना लिया। ये वैल्यू डायरेक्ट पूछ रखी है कि पार्शियल सेफ्टी लैब के लिए कितना लेके चलते हैं। वेल्डिंग के केस में, लैब के केस में पार्शियल फैक्टर सेफ्टी कितना लेके चलते हैं? 1.25, और फील्ड के केस में कितना लेके चलते हैं? 1.5। आप भी क्यों जाने लगे यार? तुम मुझे भगाने पे क्यों रहते हो? तुम्हें इतना डर लगता है कि स्टिल से? जो चीजें खराब लगती है ना उसके पास ज्यादा रहो, पता है वो चीज अच्छी लगने लग जाती है। तो स्टील से ज्यादा कांटेक्ट में रहो, ठीक है? स्टील के ज्यादा कांटेक्ट में रहो, तुम्हें चीजें अच्छी लगने लगेगी। चलो चलिए, अब सेकंड वाला जिसका नाम आपके पास क्या है? डबल साइड पेनिट्रेशन। डबल साइड पेनिट्रेशन। ओके, तो बेटा डबल साइड के अंदर तुम चीजें इतनी पूछ लेते हो कि चीज जो बतानी है। देखो
इसकी शेप कैसी लग रही है? इसकी शेप कैसी लग रही है? यू। ठीक है, तो सिंगल साइड वाला जो होता है उसे बेटा यू वेल्ड भी कहते हैं, उसे, ठीक है, यू वेल्ड भी कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप शेप ऐसे ही रखो, आप शेप ऐसे भी रख सकते हैं। इस कारण से बेटा इसको वी वेल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, यू वेल्ड और वी वेल्ड किसको बोला जाता है? सिंगल साइड पेंट्रेशन को। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे रखो, आप वेल्डिंग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके सिंगल साइड पेंट्रेशन के और भी नाम है, जिसका नाम क्या है? यू वेल्ड और वी वेल्ड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डबल साइड पेंट्रेशन। देखो इसमें कैसे करते हैं कि भाई एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट आपके पास ये रही। यहां पे तुमने पहले यहां से वेल्ड करा, तो कैसे करा तुमने वेल्ड? तुमने वेल्ड करा ऐसे 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 और ऐसे। अब तुमने वेल्डिंग करा यहां से जाकर, तो वेल्डिंग कैसे किया तुमने? तुमने बेटा वेल्डिंग कैसे किया? ऐसे 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 ऐसे। तो आप समझ पा रहे हैं यहां पे पूरे थिकनेस पर क्या होने वाला है? वेल्ड होने वाला है। क्लियर क्या? ये जो शेप है वो कैसी दिख रही है? कैसी दिख रही है? डबल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डबल यू वेल्ड किसे कहते हैं? डबल साइड को। फिर डबल वी किसे कहते हैं? आपके पास डबल साइड वाले को, डबल साइड पेंट्रेशन को क्या कहते हैं? डबल यू भी कह सकते हैं, डबल वी भी कह सकते हैं। क्लियर क्या? अब आपके पास क्या है कि अगर मैं यहां पे डिजाइन स्ट्रेंथ बनाऊंगा, अगर मैं यहां पे इसका डिजाइन स्ट्रेंथ बनाऊंगा, तो बेटा आप क्या लिखोगे? यहां पे अगेन लिखने वाले हो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस। सब चीज बता चुका हूं आपको, सब चीज बता चुका हूं। क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर आपके पास क्या लोगे? एल इफेक्टिव लोगे। और बेटा लेंथ यहां पर पूरी पर होगी, वहां पे जो वेल्डिंग है पूरी थिकनेस पर होगी, तो यहां पे सिर्फ क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखोगे? टी मिनिमम। क्वेश्चन ढंग से सुनना। व्हाट इज द थ्रोट कोफिशिएंट इन डबल साइड बट वेल्ड? बताओ, व्हाट इज द थ्रोट कोफिशिएंट इन डबल साइड? मनमोहन बेटा 0 तुमने बोल दिया, यही तो गलती थी जो मैं तुमसे कह रहा था तुम बादाम खाया करो। 1 हुआ है यहां पर, 1 दिखता नहीं है बट यहां पर है वो। ठीक है, और जो परमिसिबल स्ट्रेस है ना उसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि फेल नहीं होता तो एफ वाई, और जहां पे एफ वाई आ गया तो गामा एम डब्ल्यू। ये गामा एम डब्ल्यू 1.25 किसके लिए बताया था? बेटा बता दो ना कि 1.25 किसके लिए बताया था? बता दो। लैब के लिए। और 1.5 किसके लिए बताया था? 1.5 किसके लिए बताया था? फील्ड के लिए या साइड के लिए? क्लियर क्या? शाबाश। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा डबल साइड के लिए, हमारा जो डिजाइन का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? वो एल इफेक्टिव बनेगा, वो टी मिनिमम बनेगा, वो आपके पास एफ वाई बनेगा, साथ में गामा एम डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास सिंगल साइड पेंट्रेशन यहां पर और डबल साइड पेंट्रेशन यहां पर क्या होता है? खत्म। अब नोट तुम कर लेना इसको। ठीक है, अब रिवीजन करो इसके बाद यहां तक क्या क्या हुआ है। हमने पढ़े थे कनेक्शन। कनेक्शन एक एलिमेंट होता है जो दो मेंबर को जोड़ता है। कितने अरे बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, 15 मिनट की वीडियो देख लेना, रिवीजन करो थोड़ा सा, बहुत दिन हो गए तुम्हें रिवीजन करो है। 2 टाइप के आपके पास होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के आपका कनेक्शन होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक कनेक्शन आपके पास कौन से लोड रोक पाता है? जो कांस्टेंट लोड होते हैं, तो उसके लिए प्रोवाइड की जाती है वेल्डिंग। आपके पास जो डायनामिक कनेक्शन है वो कैसे लोड को रोकती है? लो ठीक है, और आपके पास जहां पे डायनामिक कनेक्शन होते हैं जो कैसे लोड को रोकता है? मूविंग लोड को। जो कैसे स्ट्रेस जनरेट करती है? अल्टरनेटिव। तो उसको रोकने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? रिविट प्रोवाइड करते हैं। ये बोल्ट कौन बोल रहा है? फिर बात करते हैं जब मेंटेनेंस कर सकते हैं वहां प्रोवाइड करते हैं बोल्ट। ऑर्डिनरी बोल्ट किस टाइप के लोड को रोकता है? लाइट लोड को। कैसे अवेलेबल होते हैं? M5 से M36। यहाँ पे M क्या है? मैट्रिक यूनिट है जो mm में होती है, और जो नंबर है वो आपके पास क्या है? नॉमिनल डाया है। ये आपके पास अवेलेबल होते हैं ग्रेड के साथ में। ग्रेड कैसे होती है? 4.6। तो यहाँ पे पहला जो नंबर है वो
क्या बताता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को, और उसी अल्टीमेट को डेसिमल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। HYFG बोल्ट आपके पास क्या होते हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, जो किस टाइप की लोडिंग को रोकते हैं, रिवर्सिबल, जो आपके पास हाई स्ट्रेंथ होते हैं, जो किस कारण लोडिंग को रोक पाते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन मैकेनिज्म। और यहाँ पे ग्रेड के पीछे क्या लगा होता है, S लगा होता है। जो लैप जॉइंट है उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या बनता है, लैप जॉइंट के लिए 1 × A नेट, यहाँ फेलियर होता है बोल्ट का तो FUB, और जहां पे अल्टीमेट आगे डिवाइड करोगे 1.25 से और शेयर लगा देते हैं √3। फिर बात करते हैं आपके पास बट के अंदर, और बट में भी सिंगल किसके जैसा होगा, वो बिल्कुल लैप के जैसा ही होगा। जो डबल आपके पास होता है डबल कवर, उसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 2 × A नेट इंटू फेलियर होता है बोल्ट का, जहां अल्टीमेट आ गया 1.25 और 1/√3। फिर बात करते हैं आपके पास, अगर शैंक एरिया लोगे तो डिजाइन कैसा होगा, इकोनॉमिकल होगा। अगर नेट एरिया लोगे तो डिजाइन कैसा होगा, सेफ होगा। और कुछ भी नहीं बोलता ना तो हमेशा सेफ ही लेना है, मतलब आपके पास नेट एरिया लेना है। दो बोल्ट के जो बीच की डिस्टेंस होती है ना वो बेटा आपके पास मिनिमम होती है कितना, 2.5D। यहाँ D आपके पास क्या है, नॉमिनल डाया है, जहां पे आपके पास थ्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। फिर बात करते हैं फोर्स के पैरेलल डिस्टेंस जो होती है उसे बोलते हैं पिच, और फोर्स के परपेंडिकुलर होते हैं उसे बोलते हैं गेज। आपके पास पिच इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए उसको फिक्स करने के लिए टेंशन के लिए वो कितना बोल दिया, 16T और 200 mm का क्या लेना है आपके पास मिनिमम, और कंप्रेशन के लिए 12T 200 mm का क्या लेना है मिनिमम। और जो भेदभाव कर रखा है ना वो किस बेसिस पे किया है, क्योंकि कंप्रेशन में बकलिंग हो जाती है इस कारण से। फिर बात करते हैं आपके पास प्लेट के आउटर से जो बोल्ट के फोर्स के पहले डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, एंड। और गेज से बना था क्या, गेज से बना था क्या, एज बना था। एक्यूरेसी ज्यादा होती है मशीन वाले में तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1.5 D नोट। यहाँ D नोट आपके पास क्या है, डाया ऑफ बोल्ट होल है। और जो आपके पास, ठीक है, और जो आपके पास किस साथ कर रहे हैं, अगर आप हैंड से करते हैं तो एक्यूरेसी बेटर नहीं हो पाती, तो यही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.7 D नोट हो जाती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 12T एब्सोलेंट होगी। और यहां पर जो D नोट का वैल्यू होता है वो 12 से 14 के लिए +1, 16 से 24 के लिए +2 और 24 से ज्यादा के लिए +3 रहता है, ठीक है। बियरिंग का फॉर्मूला आपके पास क्या था, बियरिंग का फॉर्मूला था आपके पास 2.5 KB DT मिनिमम, और यहाँ फेलियर किसका होता है, प्लेट का, और जहां पे अल्टीमेट आ गया 1.25। और जो KB की वैल्यू थी वो 4 तरीके से निकालोगे और जो मिनिमम आएगा निकाल देना, ठीक है। फिर बात करते हैं बोल्ट वैल्यू की। बोल्ट वैल्यू या बोल्ट स्ट्रेंथ अगर आपके पास बोलेंगे, ये मिनिमम होता है किसका, एक बियरिंग स्ट्रेंथ का और शियर स्ट्रेंथ का। बस यहां तक के लिए खत्म, ठीक है। अब रिविजन करके आना पूरा की पूरा, कल वापस रिविजन करेंगे मॉर्निंग में, ठीक है। हाँ, के मिनिमम लेना है, के भी है वो, के नहीं है, कल दोबारा रिवीजन करवाएंगे इसका, ठीक है। बेटा कल बात करेंगे, सर आगे क्लास लेने, इसलिए